नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसार आजम। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो गवर्नर बेबी रानी मौर्य से मिले और उन्हें अपना फैसला कह दिया। लेकिन सवाल यही है कि ये उनका अपना फैसला है या फिर दबाव में दी गई रजामंदी है। दरअसल उत्तराखंड में अगले ही साल असेंबली के इंतखाबात होने हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगभग 4 साल वज़ारत आला के ओहदे पर वो बने रहे और वज़ीर आला भी बने रहे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत की क़यादत सबको मंजूर रही, यहां तक कि उनके अपने वजीरों को, उनके एमएलएस को और वहां की आवाम को भी। फिर ऐसा क्या हो गया कि 1 साल कबल ही, जब अगले साल इंतखाबात होने हैं और उससे कबल त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात है? क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जिसका फाश होना जरूरी है? दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में ऐसी खबरें आती रही कि उनके फैसला लेने के का जो हक है और उनकी जो इस बारे में जो अपनी ख्वाहिशें हैं या इस बारे में जो उनकी ताखीर है, जो सलाहियत है, उससे उनका जो कुंबा है, जो वजारत का, वो खुश नहीं था। और पिछले कई दिनों से, हफ्तों से उत्तराखंड से ऐसी सियासी नाटक और सियासी खबरें वहां से उथल पुथल की आ रही थी। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली का रुख किया। उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। दिल्ली के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत वापस देहरादून लौटने के सिलसिले में लौटने के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। तभी शायद इस बात का इशारा मिल गया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मजीद वजारत आला के ओहदे पर फायज नहीं रहेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इन सब के पीछे वजह क्या है और अगला चेहरा वजीर आला का कौन होगा? तो इस खास मौके पर, इस खास मौजू पर सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब हमें अपने मेहमानों से लेना है। यह सबसे अहम बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में अगले ही साल इंतखाबात होने हैं। हो सकता है फरवरी, मार्च या अप्रैल में इंतखाबात हों। तो जब इतना कम वक्त रह गया है, ऐसे में उस पार्टी के क़यादत को बदल देना जो वहां बरसरे इक़्तिदार है, क्या इससे पार्टी का मोराल डाउन होगा या बूस्ट अप होगा? क्या इससे वहां के अवाम में एक गलत पैगाम जाएगा या क्या इससे बीजेपी की सियासत को और मजबूती मिलेगी? कहने को वहां पर अपोजिशन कांग्रेस है जरूर, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा मजबूत नजर नहीं आती। जो पिछले आंकड़े इंतखाबात के 2017 के इंतखाबात के बाद की जो आंकड़े हैं, 70 में से अकेले बीजेपी ने ही 57 सीटें हासिल की थी। 11 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, जबकि 2 वहां पर इंडिपेंडेंट थे। ऐसे में बहुत ऐसी सूरत हाल तो नजर नहीं आती कि कोई बहुत अजीब सा यानी कि बहुत बड़ा कोई उलटफेर हो, लेकिन पार्टी के अंदर ही अंदर क्या सब कुछ ठीक नहीं है? नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ मौजूद हैं, जो तर्जुमान है बीजेपी की। सूर्यकांत धासमाना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उत्तराखंड कांग्रेस के। और रजिया बेग हैं, ये तर्जुमान है आम आदमी पार्टी की। आप सोच रहे होंगे कि हमने आम आदमी पार्टी के पैनल को या उनके लीडर को क्यों मदऊ किया। दरअसल आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल ने भी और मनीष सिसोदिया ने भी यह ऐलान किया कि उत्तराखंड में हम तमाम के तमाम 70 सीटों पर अगली बार, यानी जो 2022 में इंतखाबात होने हैं, हम इंतखाब लड़ेंगे। हमारे साथ कुछ देर में सुनील नवप्रभात भी जुड़ेंगे, जो हमारे रिपोर्टर हैं देहरादून से। सबसे पहला सवाल नेहा शालिनी दुआ जी आपसे मेरा है कि 1 साल से भी यह कहा जा सकता है कि कम वक्त रह गया है, जबकि उत्तराखंड में इंतखाबात होने हैं। ऐसे में सियासत वहां की जो है अब गर्मा गई है और क़यादत यानी लीडरशिप का बदलाव क्या पार्टी के लिए अच्छा है या नहीं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और ऑफ कोर्स हमारी पार्टी जो है वो संगठनात्मक तरीके से काम करती है। संगठन जो कहता है, संगठन को पता होता है, बहुत सर्वे कराए जाते हैं, सब कुछ कराया जाता है, तब संगठन जो फैसला लेता है उसके हिसाब से ही चला जाता है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये स्वीकारा जब संगठन ने उनसे कहा कि आप जो है 4 साल का वक्त हो गया, अब आप इस्तीफा दे दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। लेकिन इस्तीफा क्यों दे दीजिए? जी, क्योंकि देखिए कुछ शिकायतें आई थी, जिस वजह से उन शिकायतों को देखना, हमारे यहाँ संगठन, मैंने आपको जैसे पहले कहा, संगठनात्मक तरीके से काम किया जाता है। अगर किसी आला कमान की, चाहे कोई बहुत बड़े ओहदे पे भी हो, अगर वो कुछ कहीं
कमी पेशी कर रहा है, जनता तक उसका प्रभाव नहीं जा रहा, जनता को वो जो सुविधाओं के लिए बैठा है उसमें से कहीं भी कुछ कमी हुई है, तो संगठन जो है इसका फैसला लेता है। संगठन ने फैसला लिया और इसे बहुत अच्छी बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसे स्वीकारा और उन्होंने कहा कि मैं खुशी खुशी इस्तीफा दे रहा हूं, आप मेरी जगह जिसको भी बनाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहता है, उसे मुख्यमंत्री बना सकता है। इस फैसले से मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा अहम फैसला लिया गया है भाजपा सरकार की तरफ से। मुझे लगता है लेकिन इस बारे में कांग्रेस जो वहां अपोजिशन पार्टी के तौर पर है वो क्या राय रखती है? क्या कांग्रेस के लिए ये जो एक बदलाव है, क़यादत की तब्दीली का मौका है, क्या कांग्रेस इसे अपने हक में भुनाने का एक मौका देखती है? हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट उत्तराखंड कांग्रेस के सूर्यकांत जी मौजूद हैं। सूर्यकांत जी, विशाल जी, देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये बताना चाहता हूं कि इस राज्य में, उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश के अंदर जितने सूबे हैं, अगर आप वहां की सियासत पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसा कहीं आपको ऐसी नजीर नहीं मिलेगी कि सूबे का सबसे अहम काम विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में बजट पेश किया जा चुका है। अलग अलग विभागों के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बजट पे चर्चा होनी है और अचानक पूरे सदन को स्थगित करके बजट को बिना पास किए बिल्कुल सारी सरकार गैरसैंण, आपको मालूम होना चाहिए गैरसैंण कहां, पहाड़ों में, सुदूर क्षेत्र में गैरसैंण है, वहां से भाग करके दिल्ली जाया जाता है और दिल्ली जाकर के जो तमाशा यहां पर हुआ है, अभी भारतीय जनता पार्टी की मोहतरमा जो फरमा रही थी, ये कोई खाला का घर नहीं है, ये जनता का सूबा है। जनता ने आपको वोट दिया है और जनता ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर वोट नहीं दिया, जनता ने मोदी जी की जमानत पर वोट दिया। मोदी जी ने आधा दर्जन रैली उत्तराखंड में 2017 में करी और लोगों को मुतमईन किया कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देगी। उन्होंने लोगों को मुतमईन किया कि अगर डबल इंजन की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कहा कि तुम्हारे खाली हाथों को काम देंगे। उन्होंने लोगों को कहा कि हम लोकायुक्त लाएंगे। इतने सारे वादों के साथ जनता ने जब आपको प्रचंड बहुमत दिया, 57 विधायक जिता करके आपको सत्ता सौंपी, तो 4 साल, साहब, अब केवल 1 साल रह गया है चुनाव का, 1 साल भी पूरा नहीं रह गया। अगले साल 2022 में चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले 9 महीना पहले आप सूबे में अपने फायदे के लिए, अपने नफे के लिए जो आपने नुकसान इस सूबे का कर दिया, आपको मालूम होना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि हमारा उत्तराखंड सूबा पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे अव्वल है। सूर्यकांत जी, थोड़ी सी मुझे इजाजत दे दें, थोड़ी सी इजाजत दे दें। नेहा शालिनी दुआ कुछ मजीद कहना चाहती है, थोड़ा उनको सुन लेते हैं, फिर आपके पास आ जाएंगे। नेहा शालिनी दुआ, क्या रिएक्शन है आपका, जल्दी से जरा? जी, मेरा ये रिएक्शन है कि जनता के नफे के लिए ही किया गया है कि हमने मुख्यमंत्री को जो बस आ रहा हूं आपके पास, जी, शासन होता है, अगर वो जनता के बीच में काम नहीं कर पा रहे, जो उन्हें काम सौंपे गए थे, कहीं ना कहीं ओवर काम लोडिंग की वजह से वो काम जनता तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसी वजह से तो हमने मुख्यमंत्री बदला है। तो क्या ये ओवरलोडिंग और मुख्यमंत्री का बदलना और दूसरी रियासतों में भी होगा? नेहा दुआ जी, बात कर रहे हो, 4 साल आपने सूबे का नुकसान कर दिया। मुख्यमंत्री ढंग से काम नहीं करेगा और हमारे संगठन के पास उसकी शिकायत आएगी तो डेफिनेटली उसे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढंग से काम नहीं किया, उनकी शिकायत आई। पॉइंट नोटेड। नकारे मुख्यमंत्री तो भी बहुत अच्छी बात कही नेहा दुआ, मैं तुम्हारे मुबारकबाद देता हूं। नेहा दुआ को मैं मुबारकबाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आपने इस बात को कबूल किया कि 4 साल तक उस पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया जिनको 57 सीटें देकर के इस सूबे की जनता ने सर माथे पर बैठाया, आपको ताज पहनाया, आपको इस सूबे का रहनुमा बनाया, उन्होंने काम नहीं किया, तो इसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? बाहर नहीं जानी चाहिए, पहाड़ों से
से बाहर, ये प्रधानमंत्री जी का नारा था। ठीक है, मैं थोड़ा वक्त लूंगा, हमारे पास और भी दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ। रजिया बेग है, मैं उनसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले जुड़ते हैं सुनील नवप्रभात अपने रिपोर्टर से, देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, सवाल साफ है, जो यहां पर लीडर कहेंगे वो अपनी अपनी बात कहेंगे, अपना अपना लाइन ऑफ एक्शन जो है पार्टी लाइन के मुताबिक बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी आखिर क्यों गई? देखिए विशाल, अगर आप पिछले 4 सालों का कामकाज देखें, सियासत देखें, तो उत्तराखंड में समय समय पर 57 विधायकों की प्रचंड बीजेपी सरकार में विधायकों के मतभेद उठते रहे हैं। कई बार हमने देखा कि विधायक दिल्ली तक भी गए, चाहे वो बिशन सिंह चुफाल जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो भी उनकी भी शिकायत थी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो कुछ विधायकों को लेकर पूर्व में दिल्ली भी गए थे, तात्कालिक तौर पर इस मामले को शांत करा लिया गया था। लेकिन दूसरी ओर जो खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट सहयोगी थे, वो भी एक तरह से संतुष्ट नहीं थे, और ये बात गाहे बगाए सामने आती रही है, क्योंकि मंत्रियों का सीधे तौर पर यह आरोप था कि सरकार जब भी कोई डिसीजन लेती है, चाहे वो गैरसैंण को मंडल घोषित करने की बात रही हो, उसमें भी कैबिनेट सहयोगियों को विश्वास में नहीं लिया गया। ये बात समय समय पर रही है, और यही कारण रहा कि ये अंतर विरोध धीरे धीरे ये प्रेशर बनाता रहा। और लेकिन मैं सुनील मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 4 सालों तक नेतृत्व को, क़यादत को बर्दाश्त किया गया, तो क्या 4 सालों तक इसे ढोया जाता रहा, बर्दाश्त किया जाता रहा? देखिए विशाल, इसके पीछे एक बड़ी बात यह भी है कि जो बीजेपी की कैबिनेट है वर्तमान सरकार की, उसमें अधिकतर जो मंत्री हैं वो लोग हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। बीजेपी का एक अपना पार्टी कल्चर रहा है, एक पार्टी लाइन ऑफ लेंथ रही है। ये बात समय समय पर उठती रही कि कांग्रेस के जो मेंबर बीजेपी में आए हैं वो बीजेपी की रीति नीति में ढल नहीं पा रहे हैं, बीजेपी का जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के लोगों के लिए सीएम की कुर्सी ले ली जाए या फिर सीएम की कुर्सी को बचाए रखा जाए और कांग्रेस के लोगों की बात ना सुनी जाए? ये अच्छा पॉइंट है। मैं आपके पास आता हूं सुनील। सारी बातें ये भी सिर्फ ये नहीं जी, मैं थोड़ा रिएक्शन लेता हूं नेहा शालिनी दुआ से। नेहा, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि आपके वहां जो मंत्रिमंडल है उसके आपस में नहीं बन रही है, उसका सीधा असर जो लोक कल्याण के जो काम है उस पर पड़ रहा है, आवाम तक पैगाम अच्छा नहीं जा रहा है। लेकिन 4 साल क्यों ले लिया आपने इस फैसले तक पहुंचने में? नेहा, देखिए, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी अभी बताया है कि कुछ कांग्रेस के भी नेता हमारे यहाँ आए जो भाजपा की जो नीति है, भाजपा के उसमें कल्चर में ढल नहीं पा रहे, तो उन्हें निकाल दीजिए, उन्हें हटा दीजिए। उनके विचार देखिए, अब तो वो बीजेपी के हैं ना, देखिए अब तो वो बीजेपी के हैं ना। इस्तीफा जी, अगर सीएम इस्तीफा दे सकते हैं तो आप खुद सोचिए कि क्या हम विधायकों से इस्तीफा नहीं ले सकते? तो चलिए, ये अच्छी बात कह दी उन्होंने कि अगर सीएम से इस्तीफा लिया जा सकता है तो क्या विधायकों से यानी एमएलए से इस्तीफा नहीं लिया जा सकता? बहुत होशियार रहने की जरूरत है। मैं आपके पास आता हूं सूर्यकांता जी, मुझे पता है आपके पास बहुत सारी बातें बताने को हैं, लेकिन चाहे ना चाहे आपके पार्टी के लोगों का ही जिक्र आ जाता है जो भले कांग्रेस के थे लेकिन आप बीजेपी के हैं। हमारे साथ मौजूद है रजिया बेग। रजिया, आप बहुत इत्मीनान से तमाम लोगों को सुन रही थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि 2022 में इंतखाबात हैं, कांग्रेस की हालत उत्तराखंड में क्या है सबके सामने है। बीजेपी ने 70 में 57 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इंतखाबात से ठीक 1 साल पहले बीजेपी को लगता है कि वहां की जो क़यादत है, टॉप लीडरशिप उत्तराखंड की, वो अब काम की नहीं रह गई। ऐसे में आपके पार्टी के बड़े लीडर अनाउंस करते हैं कि 70 में से 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। आपको कितनी उम्मीदें वहां नजर आ रही हैं? देखिए, अब तक तो हमें जितनी उम्मीदें थी वो भी काफी थी, और अब इस जो ये सियासत का ड्रामा हुआ है इस उत्तराखंड के अंदर, जिस तरह से, तो यहाँ की जनता को इस सरकार ने जिस तरह से ठगा था और छल किया था, 4 साल तक छल करते रहे जनता के साथ, उससे ये उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उसी तरह बहुमत से आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी,
ये जनता को ये देखना होगा, और जनता देख भी रही है इस सारे ड्रामे को। तो अब हमें पूरी उम्मीद है, और हमारा जो शीर्ष लेकिन है, रजिया नेहा दुआ ये कहती है, नेहा शालीन दुआ का कहना है कि ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और हम पार्टी के फैसले ऑब्जर्वेशन के बाद फैसला लेते हैं, क़यादत बदल भी देते हैं, जरूरत पड़ती है। आप कह रही है ड्रामाबाजी है। नहीं तो ये बताएं ये कि 4 साल से ये ड्रामा चल रहा था इस प्रदेश के अंदर, तो उन्हें मजाक बनाया हुआ है जनता को कि किस तरह से ड्रामा करोगे, जनता के साथ छल करोगे, और फिर उसे कहोगे कि हमारी खूबसूरती है। ये ऐसी खूबसूरती है जो हर 5 साल के अंदर 2 आपको मुख्यमंत्री देने ही देने हैं। आप किसके ऊपर भार डालना चाहते हैं, किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? असल में भाजपा का ये एक तरह का ये बन चुका है, नीति बन चुकी है इन लोगों की कि 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री 2 प्रदेश के अंदर, छोटे से प्रदेश के अंदर, और जो ये झूठ कहेंगे उसको भी ये कहेंगे कि हम तो दूसरे की वजह से झूठ बोल रहे हैं, दूसरे की वजह से हमने गलती करी है। ये भाजपा की रणनीति है, और इसी तरह भाजपा काम करती है। क्या इनको आज तक दिखाई नहीं दिया था कि उत्तराखंड के अंदर जिस सीएम को तुम आज हटा रहे हो, आप 4 साल बाद ये हटाने का क्या बात थी? 4 साल बाद हटाने का क्या मतलब है, और क्या 4 साल बाद हटाए जाने की वजह कर क्या बीजेपी को आइंदा इंतखाबात तो नुकसान होगा, या फिर ये कि अवाम में एक अच्छा मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी में ये लोकतंत्र है कि अगर उनका कोई टॉप लीडर भी काम नहीं करता तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। नेहा शालीन दुआ, एक बार फिर से आपका मैं रिएक्शन जानना चाहता हूं। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि संगठनात्मक तरीके से हम लोग काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। शिकायतों तो देखिए, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है या किसी अच्छे पद पे आता है तो आपस में बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकायतें करते रहते हैं, तो हर शिकायत को उस तरीके से नहीं देखा जाता। कुछ शिकायतों को बहुत तरीके से लिया जाता है, ये कहना चाह रही हैं आप? जब शिकायतें बढ़ जाती हैं तो ऑफ कोर्स जो संगठन है वो इस पे रिएक्शन लेता है, देना पड़ता है। तो किस तरह की शिकायतें होंगी ये? और जब ये लग रहा है किस तरह की शिकायतें थी जिससे मुख्यमंत्री सूर्यकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जी बोलिए, काफी देर से आप रुके हुए थे। सूर्यकांत जी, किस तरह की शिकायतें थी ये? शिकायत नहीं है, लोग अक्सर आपसी आपकी पार्टी की है, आपकी ही पार्टी की है, जलन की और वजह जिन्हें आप चुनो विधायकों की बात कर रहे हैं। प्रदेश में 4 साल पॉलिसी पैरालिसिस रहा, पूरे प्रदेश में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका उदाहरण बता रहा हूं आपको, ऐसे ही आरोप नहीं लगा रहा हूं। राज्य में 1700 लोग कोरोना से मर गए और मुख्यमंत्री 100 दिन लॉकडाउन में एक दिन भी किसी अस्पताल में, किसी मेडिकल कॉलेज में ये हालात देखने के नहीं गए कि वहां पे आईसीयू ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर वेंटिलेटर है कि नहीं है। 1 लाख लोग इतने छोटे से राज्य में संक्रमित हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22.3 की दर से उत्तराखंड पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे अव्वल आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा पहुंच गया और 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा इस राज्य के ऊपर चढ़ गया, जिसके सूद ब्याज देने के लिए दोबारा से सरकार को कर्जा लेना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि हमने, हमारे पार्टी के अंदर खूबसूरती है, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, हमारे पार्टी के अंदर जो काम नहीं करता। अरे भाई, आपको 4 साल तक यही नहीं पता लगा कि आपका मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा, और अब जब आखिरी साल विदाई का साल आ गया है, आपको बताना चाहता हूं विशाल जी कि इस पार्टी ने वही काम किया है। तो 2011 में जब निशंक मुख्यमंत्री थे, उनको हटा करके खंडूरी है जरूरी कहा, खंडूरी जी को लाए, और उसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गई। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। इस राज्य के अंदर जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी और कांग्रेस का परचम इस राज्य की विधानसभा में लहराएगा। ये मैं आपको, लेकिन कांग्रेस वाले तो बीजेपी में चले जाते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी को उम्मीद बढ़ गई है कि वो हमें मौका देगी वहां के अवाम। बिल्कुल हमारा ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस को वोट जाता है, वो कांग्रेस वाले गए चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज स्थिति ये है कि जनता तय करना चाहती है कि आम आदमी पार्टी एकमात्र विकल्प है जो उत्तराखंड के अंदर होना चाहिए, और नहीं कि पूरे देश के अंदर। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी, जिस तरह आपने इस प्रदेश को छलाए, 4 साल भाजपा ने छलाए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए जनता से।
दूसरा, इसे अब जनता माफ नहीं करने वाली है किसी भी तरीके से। इस्तीफे के साथ साथ आप ठीक अपनी है, माफी भी भेजें। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके लिए बड़े अच्छे हमवार हो रही है। बहरहाल सुनील नवप्रभात, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील, मैं ये जानना चाहता हूं, आप काफी दिनों से पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं वहां पे, ये जो फैसला है त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा, जाहिर है कि उनकी अपनी एक लॉबी होगी, उनका अपना एक जनाधार होगा, नीचे तक पकड़ होगी छोटे से बड़े नेताओं में, कितना असर डालेगा अगले इंतखाब में, अगले चुनाव में? देखिए विशाल, जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत सरकार अपने 4 साल कंप्लीट करने वाली थी, सिर्फ 9 दिन का समय बचा था जब वो 18 मार्च को इसका जश्न मनाने वाले थे। और इसलिए भी इस बार जश्न बड़े भव्य तरीके से मनाया जाने वाला था कि लास्ट ईयर में कोरोना काल के चलते बीजेपी अपने 3 साल का जो जश्न था उसको नहीं कर पाई थी। तो इस बार चूंकि चुनावी वर्ष भी है, सरकार की उम्मीद थी कि 18 मार्च को विधानसभा स्तर पर जो तमाम जो कार्यक्रम होंगे उनमें जो सरकार की अब तक की उपलब्धियां हैं उनको जनता के सामने रखा जाएगा बड़े पैमाने पर। लेकिन जिस तरह से ठीक 9 दिन पहले मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उनसे रिजाइन ले लिया गया, इसका बड़ा डैमेज आने वाले समय में बीजेपी को देखने को मिल सकता है। यह बीजेपी के लिए चैलेंजिंग है कि वो किस तरह से इसको कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि आप लगाइए कि 5-6 महीने बाद करीब बीजेपी को चुनाव में जाना होगा, क्योंकि आचार संहिता भी इसके बाद लगेगी। अब जो भी सीएम होगा, जिसको भी बीजेपी सीएम बनाकर भेजेगी, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग। सुनील, आपका ये कहना है कि ये डैमेज कंट्रोल नहीं बल्कि यहां से मजीद यानी ज्यादा डैमेज शुरू हो रहा है? बिल्कुल विशाल, ये बीजेपी का जो अभी तक हम कहें बीजेपी के शब्दों में कि उसका जो विकास का रथ चल रहा था उसने एक टायर को पंचर कर दिया है। अब जो नया टायर इसमें लगेगा, जो नया सीएम, जो नया कमांड पूरी टीम को करेगा, उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग है कि अगले 5-6 महीने में उसको अपने आप को भी प्रूव करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगले चेहरे के लिए। अब मैं एक बार फिर से जाऊंगा सूर्यकांत जी के पास। सूर्यकांत जी, फाइनल कमेंट है, मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दे सकता हूं पूरे सिचुएशन पे और इंतखाबात को अगले देखते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप? 20 सेकंड। देखिए, ये बैकफायर करेगा। ये जो आपने सुनील नवप्रभात जी ने कहा कि टायर बदला जा रहा है, ये रबड़ चढ़ा टायर चलाया जा रहा है और रबड़ चढ़ा टायर पहाड़ के उबड़ खाबड़ रास्तों में नहीं चलेगा, बस्ट हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। इंतखाबात जब आएंगे तो इंशाअल्लाह उत्तराखंड की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा परचम लहराएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस राज्य के लोगों की हक की लड़ाई जो कांग्रेस ने हमेशा लड़ी है, उसको हम लड़ते रहेंगे। चलिए, ओके। नेहा शालिद, 20 सेकंड फाइनल कमेंट। उससे उभारने का काम कांग्रेस करेगी। ये तो वो वाली बातें कर रही है, एलिस इन वंडरलैंड, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो कोई बात नहीं, आप देखते रहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम जनता के हित के लिए ये बदलाव किया गया है और जनता इस बात को स्वीकारेगी कि जनता के ही काम के लिए, कि अगर कहीं कोई कमी पेशी आ रही है तो जनता कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी इस अपराध के लिए। 4 साल तक जो इस राज्य का तुमने बेड़ा गर्क किया है, ये फाइनल कमेंट की बारी है। सूर्यकांत जी प्लीज। सूर्यकांत जी प्लीज जी, नहीं। रजिया आम आदमी पार्टी की तर्जुमान है। रजिया, फाइनल कमेंट 20 सेकेंड्स। जी, रजिया को बात नहीं मिल पा रही, हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल ये देखना अहम होगा, जैसा हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं, लगातार कवर करते रहे हैं पूरे इश्यूज को, कि 70 में से 57 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी, जो पिछली बार ये सीटें लाई थी, 4 साल सरकार के होने ही वाले थे और अब ये टायर में एक तरह से पंक्चर वो बता रहे हैं कि हो गया है। अब देखना यह होगा कि इसकी तब्दीली से, क़यादत की तब्दीली से, क्या ये गाड़ी सियासत की और क़यादत की और तेज दौड़ेगी, या फिर जो सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि पहाड़ी रास्तों पर ये तेज नहीं जा पाएगी, इक़्तिदार में तब्दीली हो जाएगी। बहुत कुछ है, चूंकि इंतखाबात अगले साल फरवरी मार्च में होने। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अदा।